Assalamu alaikum, second year biology students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to lecture number 12 of our chapter 16, and our today's topic is locomotion and skeleton in vertebrates. So after learning all about locomotion and movement in invertebrates, now we're going to move on towards vertebrates. राइट ऑफ द बैट अबाउट वर्टिब्रेट्स वी कैन से कि इनके अंदर जो स्केलेटन है वो स्पेशली इवॉल्व होता है और कैरेक्टराइज्ड होता है फॉर लोकोमोशन. उसमें कुछ इस तरह की अडेप्टेशंस होती हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के वर्टिब्रेट्स को मूवमेंट में हेल्प करती हैं. वर्टिब्रेट्स के अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स की कैटेगरीज को सेपरेटली देखते हैं कि उनके अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है. ऑफ विच द फर्स्ट वन इज़ फिशेस. फिशेस स्विम थ्रू वाटर एंड वाटर के बारे में हम कह सकते हैं कि फ़िश को जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये है कि वाटर इज़ हैवियर देन एयर एंड सो फिश फेस मच मोर रेजिस्टेंस इन देयर मूवमेंट देन एनी ऑर्गेनिज्म दैट वॉक्स ऑन लैंड. तो इस वजह से इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो वाटर की वजह से उनकी बॉडीज़ को फेस करनी पड़ती है, फ़िश ने अपनी बॉडी में कुछ ऐसे अडेप्टेशंस या चेंजेस लाए हुए होते हैं that can help the fish in swimming. These adaptations are such as, the first one is that their body shape is in a certain way that will help them swim better in water, and that is streamlined body. Streamlined body हम कहते हैं जो सेंट्रल से बॉडी लार्जर होती है और उसके एंड्स जो हैं वो टेपर्ड होते हैं, दोनों एंड्स जो हैं वो पॉइंटेड होते हैं. इस तरह से क्या होगा, जितना भी पानी फ़िश के फ्रंट बॉडी के फ्रंट या बैक को फेस करना पड़ेगा उसको टकराने वाला सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा, यानी जस्ट दिस पॉइंट. तो इस वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगी या हिंड्रेंस बहुत कम हो जाएगी एंड फिश कैन स्विम ईजिली. इसके अलावा फ़िश के पास जो इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है उसमें आते हैं फ़िश की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट स्केल्स, यानी सरफेस एरिया के ऊपर प्रेजेंट स्केल्स. इन स्केल्स को हम कार्टिलेजिनस फ़िश के अंदर हम कहते हैं कि ये डर्मल डेंटिकल्स हैं और बोनी फ़िश के अंदर हमें प्रॉपर स्केल्स नज़र आते हैं. इन स्केल्स के अंदर से कुछ इस तरह की सिक्रीशंस निकलती हैं, इस तरह की केमिकल्स, इस तरह के सब्सटेंसेस निकलते हैं जिनका काम लुब्रिकेशन का होता है, जो इस सरफेस एरिया ऑफ फिश को मॉइस्ट रखते हैं और उसको लुब्रिकेंट के तौर पे उसको मॉइस्ट रखने के बाद जो वाटर होगा उसकी यहाँ इस बॉडी के ऊपर से जो ग्लाइडिंग है या जो मूवमेंट है उसको लुब्रिकेट कर देते हैं ये सब्सटेंसेस. ये सब्सटेंसेस या ये सिक्रीशंस जो हैं ये म्यूकस ग्लैंड से भी हो सकती हैं और ऑयल ग्लैंड से भी हो सकती हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमारी बॉडीज़ के अंदर म्यूकस एंड ऑयल ग्लैंड जो हैं वो लुब्रिकेंट्स को रिलीज़ करते हैं. नेक्स्ट अडेप्टेशन दैट फिश हैव, द थर्ड वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ फिन्स. सो अब फिश के पास ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आ गए जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडीज़ को मूव करेंगे. फिन्स की लोकेशंस अगर फ़िश में हम देखें तो वो हमें डिफरेंट मिल जाती हैं, वो डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड हो सकते हैं और उन डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट फिन्स के काम सेपरेट होते हैं. सो फॉर एग्जांपल वी हैव डोर्सल एंड वेंट्रल फिन्स. ये वो फिन्स हैं जो बॉडी के अपर और लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं. सो इफ़ दिस इज़ अ फिश बॉडी, इसमें जो अपर एंड लोअर रीजन में प्रेजेंट होंगे फिन्स लाइक दिस रीजन एंड दिस रीजन, यहाँ पर जो फिन्स होंगे उनको हम कहेंगे डोर्सल और वेंट्रल हैं. इनका काम होता है ये फ़िश को स्टेबलाइज़ करते हैं, फ़िश की बॉडी को स्टेबलाइज रखते हैं, उसको बैलेंस रखते हैं पानी के अंदर. देन दे हैव पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स. पेक्टोरल फिन्स आर प्रेजेंट राइट हेयर एंड द पेल्विक फिन्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड लाइक दिस. यहाँ पर ये जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं इनका काम बैलेंसिंग का है और स्टीयरिंग का है, यानी कि ये एक तो बैलेंस भी करेंगे और दूसरा फ़िश को अपनी बॉडी की डायरेक्शंस चेंज करने में भी हेल्प कर रहे होंगे. एंड लास्टली फ़िश हैव टेल फिन्स और कॉर्डल फिन्स, और इनका काम होता है कि ये फ़िश को फ़िश की बॉडी को बैक से एक सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट फ़िश के लिए आसान हो जाती है. एंड लास्टली fourth adaptations that fish have is presence of swim bladder. swim bladder के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसका जिक्र कि ये ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर पानी की मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस ब्लैडर हेल्प्स इन
buoyancy or balancing the weight of fish inside water. So these are the few adaptations that fish have for swimming. नेक्स्ट अप वी हैव लोकोमोशन इन एम्फीबियंस. सो हम अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तरफ आ गए जिन्होंने स्विम भी करना है और वॉक भी करना है, बिकॉज एम्फीबियंस आर द एनिमल्स विच लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. तो इनके अंदर लोकोमोशन के दो तरीके हो सकते हैं. हमें लोकोमोशन दो तरह से नज़र आ सकती है. फर्स्ट जो तरीका होता है मूवमेंट का वो होता है कि ये अपनी पूरी जो बॉडी का बड़ा मेन वाला रीजन है यानी बेली रीजन या ट्रंक रीजन, उसको लैंड के ऊपर क्रॉलिंग लाइक मोशन में उसको यूटिलाइज करते हुए मूव करते हैं एंड दे अपीयर टू बी स्विमिंग ऑन लैंड. यानी कि वो अपने बॉडी के जो ट्रंक रीजन है, ये जो बेली का रीजन है, उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी स्विमिंग के लिए, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फिश के अंदर हमें नज़र आता है. एंड द अदर वे ऑफ देयर मूवमेंट इज़, जो सेकेंड वे है उसमें वो अपनी लेग्स को यूज़ करते हैं. यानी उनकी लेग्स इतनी इवॉल्व होती हैं कि वो उनको सपोर्ट भी कर सकती हैं और उनको इतनी स्ट्रेंथ भी दे सकती हैं कि वो उसकी मदद से मूव कर सकें. यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताई जा रही है, एनोरेंस का यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है. दीज आर द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग्स एंड टोड्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं. इनके अंदर इनका स्केलेटन कुछ इस तरह से इवॉल्व होता है कि इनके मसल्स जो हैं स्केलेटन के साथ जुड़े हुए वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इनको पानी के अंदर स्विमिंग मोशन भी अलाउ करते हैं, और साथ में इनकी लेग्स जो होती हैं उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो इनको लैंड के ऊपर मूवमेंट भी शो करते हैं, और मूवमेंट में भी स्पेसिफिकली जंपिंग मेथड ऑफ लोकोमोशन. यानी कि लैंड के ऊपर ये हमें क्रॉलिंग मोशन में नज़र नहीं आते ज़्यादातर, बल्कि ये जंपिंग मोशन में या हॉपिंग मोशन में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनकी बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ देयर स्केलेटन एंड देयर मसल्स और very strong and they support their bodies very well. And so examples of these are like how I just mentioned are frogs and toads. Moving on, we have locomotion in reptiles. reptiles के अंदर जो movement है वो हमें amphibians की निस्बत काफ़ी evolved and advanced form में नज़र आती है. रेप्टाइल्स जो हैं उनके अंदर भी वॉकिंग या लोकोमोशन के हमें दो मेथड्स नज़र आते हैं. दे वॉक और रन, यानी रनिंग एंड वॉकिंग, यानी स्विफ्ट मूवमेंट हमें रेप्टाइल्स के अंदर शो होती है. इसी तरह से जो रेप्टाइल्स का स्केलेटन है दैट इज़ ऑल्सो मच मोर एडवांस्ड देन एम्फीबियंस एंड इट इज़ हाईली ऑसिफाइड, विच मीन्स इनकी जो बोन्स हैं दे आर much stronger than the bones of amphibians, and so their body has much more support and strength because of their skeleton. If we talk about the skeleton of reptiles, इनके पास जो न्यू अडेप्टेशन आ गई है वो है सर्विकल वर्टिब्री. सर्विकल वर्टिब्री के बारे में हमने पढ़ा था स्केलेटन के अंदर कि ये वो वाले वर्टिब्री होती हैं बोन्स जो कि नेक रीजन में होती हैं. इनके पास जो नेक रीजन में वर्टिब्री हैं उसमें जो फर्स्ट टू बोन्स हैं विच आर एटलस एंड एक्सिस, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम करती हैं इन रेप्टाइल्स के नेक रीजन या हेड रीजन को मूवमेंट के लिए. सो इस तरह से वो अपनी बॉडी की डायरेक्शंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से चेंज कर पाएंगे. और स्पेसिफिकली जो इनके पास एक्सिस है, यानी वर्टिब्रीज में से जो एक्सिस है फर्स्ट टू वर्टिब्री में से, उसका काम रोटेशनल मूवमेंट का है. यानी कि वो इस तरह की इवॉल्व हुई भी होती है कि वो इनकी रेप्टाइल्स की बॉडीज़ की डायरेक्शन को इजीली रोटेशनल मैनर में चेंज कर सकती है. इसी तरह से रिब्स जो हैं इन रेप्टाइल्स के पास वो भी काफ़ी एडवांस्ड हैं. सच एज द रिब्स इन स्नेक्स आर इवॉल्व इन सच अ वे, वो ऐसे इवॉल्व होते हैं कि उनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं दे एक्सटेंड आउट टू द आउटर स्केल्स ऑफ बॉडी. लार्ज जो बेली स्केल्स हैं उनके साथ वो जॉइंट होते हैं. उनकी रिब्स ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं एंड सो दैट दे ईजीली क्रॉल ऑन लैंड. इसी तरह से आगे आपको कुछ प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स के बारे में बताया जा रहा है विच वर बाईपेडल, विच मीन्स दे यूज टू वॉक ऑन टू लेग्स. और इनके अंदर जो बाईपेडल्स थे, जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स हैं, दे यूज टू हैव नैरो पेल्विस, which means their body was not as big but they had a very heavy or stretched tail for balance. So इनकी बॉडी जो थी वो कुछ इस तरह की थी कि बॉडी का मेन ट्रंक रीजन इज स्मॉलर, they had 2 feet with which they walked and they had a tail with which their body was supported. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बर्ड्स की, यानी अब हम देख रहे हैं लोकोमोशन इन एयर. एयर इज़ अ मच लाइटर मीडियम एज कम्पेयर टू द अदर मीडियम्स.
सो इस वजह से birds have certain adaptations in their bodies which makes their bodies or their skeleton lighter for them to easily fly through air. अगर skeletal adaptations की बात की जाए तो उसमें जो most apparent है वो है इनकी bones के अंदर large air spaces present होती हैं. ये एयर स्पेसिस जो है बेसिकली इनके स्केलेटन को लाइट वेट कर देती हैं, यानी बोन्स का वेट कम कर देती हैं. इसी तरह से जो सेकंड स्केलेटल अडेप्टेशन है, सो दिस वाज फर्स्ट वन. सेकंड जो स्केलेटल अडेप्टेशन हमारे पास आती है दैट इज प्रेजेंस ऑफ विंग्स. फोर लिम्स की जगह पे विंग्स होते हैं जो कि स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं पेक्टोरल मसल्स के साथ, क्योंकि इन्होंने इन विंग्स ने ही बर्ड्स के अंदर जो प्राइमरी फ्लाइट का मोशन है वो कैरी आउट करना है. इस तरह से जो थर्ड अडेप्टेशन स्केलेटन के अंदर हमें नज़र आती है दैट इज़ देयर स्टर्नम इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म कील. कील ऐसी फॉर्म होती है स्टर्नम की जिसमें बॉडी के बाहर हमें स्टर्नम थोड़ा सा प्रोट्रूड आउट होता हुआ नज़र आ रहा होता है, और इसके पीछे भी रीज़न होती है कि ये मसल्स की अटैचमेंट की साइट के तौर पे काम करता है. ज़्यादा मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है ये उनका पर्पस परफॉर्म कर रहा होता है कील इन बर्ड्स. ऑन दी अदर हैंड, अब अगर हम बर्ड्स की बॉडी शेप या बॉडी के ऊपर हमें जो अपेरेंट चेंजेस नज़र आते हैं उनकी बात करें तो उसमें फर्स्ट वन इज़ हमने कहा विंग्स प्रेजेंट है. उन विंग्स के ऊपर फेदर्स होते हैं. सो लेट्स से दिस इज़ द विंग ऑफ अ बर्ड. इसके ऊपर जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से बर्ड्स के लिए जो सरफेस एरिया होता है मूवमेंट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एयर के साथ कांटेक्ट में रहना है और उस एयर ने ही ये डिटर्मिन करना है कि बर्ड फ्लाइट अप करता है, डाउन करता है या ग्लाइड करता है. तो उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होती है और ये फेदर्स प्रोवाइड कर देते हैं. ऑल्सो दीज फेदर्स कीप देयर बॉडीज़ वार्म. बर्ड्स के बारे में हमें पता है दे आर वार्म ब्लडेड, सो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हाई उन्होंने मेंटेन रखना होता है, बिकॉज द एनवायरनमेंट अराउंड दम इज़ यूजुअली हायर इन टेम्परेचर. और इसलिए भी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लोकोमोशन के लिए, तो वो एनर्जी उन्होंने अपनी बॉडी में स्टोर करके रखी हुई होती है एट ऑल टाइम्स. ऑल्सो बॉडी के अंदर जो हमें चेंज नज़र आता है, एडेप्टेशन नज़र आती है, दैट इज़ द शेप ऑफ देयर बॉडी, जो कि स्ट्रीमलाइंड है बिल्कुल उस तरह जिस तरह के फ़िश के अंदर है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम फेस करनी पड़े. आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन बर्ड्स. हमें दो तरह की मूवमेंट्स नज़र आती हैं, यानी फ़्लाइट हमें दो तरह की नज़र आ सकती है. एक पैसिव है जिसके अंदर कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, इंस्टेड बॉडी का एंगल को चेंज किया जाता है और उसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो एयर में ग्लाइड करते हैं. ग्लाइड में हम देखते हैं कि बर्ड्स अपने विंग्स को हिलाते ही नहीं है, इंस्टेड वो एयर के अंदर फ्लोटिंग मैनर में मूव करते रहते हैं. एंड द सेकेंड मूवमेंट इज़ एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव फ्लाइट, जिसके अंदर बर्ड्स अपने विंग्स को एक्टिवली मूव करते हैं अपने आप को पुश करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बर्ड्स की पैसिव फ्लाइट की बात करें तो इसके अंदर जो इनके विंग्स हैं वो एरोफॉइल्स का काम करते हैं. एरोफॉइल्स हमें एरोप्लेन्स में नज़र आ जाते हैं उनके विंग्स के अंदर. एंड बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये एयर के फ्लो के साथ अपना एंगल इस तरह का रखते हैं, विंग्स का एंगल ऐसा मेंटेन होता है इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर भी और प्लेन्स के अंदर भी, कि एयर और जो विंग्स हैं उनके दरमियान एक बैलेंस आ जाता है और इस वजह से एयर जो है वो विंग्स को एक लिफ्ट दे देती है. सो इनका जो एंगल होता है विंग्स का एयर के साथ, उसकी स्लाइट चेंजिंग की वजह से बर्ड की मूवमेंट एयर में अप या डाउन चेंज हो सकती है, बिल्कुल इस तरह जैसा एयरप्लेन में हमें नज़र आता है. ऑन दी अदर हैंड जो एक्टिव मूवमेंट है इस केस में अब एयर की मूवमेंट की वजह से सपोर्ट नहीं मिल रही, यानी एयर स्ट्रीम जो है वो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा. इंस्टेड अब विंग्स को खुद मेहनत करनी पड़ेगी बर्ड की बॉडी को ऊपर और नीचे लेके जाने के लिए. तो इस तरह में वो क्या करते हैं, अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, यानी विंग्स को अप एंड डाउन फास्टली मूव करते हैं बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ देयर मसल्स. और इस तरह की मूवमेंट से होता क्या है कि जो विंग्स हैं उनके अपर जो रीजन में एयर होती है उसका प्रेशर कम होता है और जो लोअर रीजन में एयर होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, बिकॉज जो अपर रीजन में एयर है वो फास्टली मूव कर रही होती है, उसके पास एरिया ज़्यादा होता है, और जो लोअर रीजन है उसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड होती है समवट. तो ये जो ट्रैप्ड एयर है यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर जो कॉज कर रही है, ये एक पुश का काम यहाँ पे करती है, ये एक पुशिंग फोर्स बना देती है जो इन विंग्स को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और इस तरह से बर्ड की पूरी बॉडी जो है वो अपवर्ड फ्लाइट हमें करती हुई नज़र आती है. सो बर्ड्स के अंदर जो फ्लाइट है वो पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है. लास्टली लेट्स टॉक अबाउट लोकोमोशन इन मैमल्स.
अब मैमल्स के अंदर जो लोकोमोशन है वो हमें एट इट्स बेस्ट नज़र आएगी, क्योंकि मैमल्स में मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस जो हैं वो मोस्ट एडवांस्ड हैं लोकोमोशन के लिए, और ये हमें बेसिकली नज़र आती है मैमल्स के लिम्स में, जो उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। अगर लोकोमोशन के तौर पर मैमल्स को हम डिवाइड कर लें कि उनके अंदर किस तरह की लोकोमोशन है, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज या 3 मोड्स ऑफ लोकोमोशन आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्लांटिग्रेड। प्लांटिग्रेड वो मैमल्स हैं कि जो मूवमेंट कुछ इस तरह से शो करते हैं कि उनके जो इंटायर सोल्स होते हैं अलॉन्ग विद देयर पाम एंड रिस्ट एंड डिजिट्स वो ज़मीन के ऊपर स्टे करते हैं। सच एज इन केस ऑफ ह्यूमंस हम देखते हैं हमारा जो पाँव है उसकी उंगलियां एंड द सोल ऑफ आवर फीट एज वेल एज आवर एंकल इज़ इन टच और इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। वो कम्प्लीटली भी हो सकता है या उसमें थोड़ी सी कमी भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम प्लांटिग्रेड कहते हैं, और इसमें एग्जांपल्स मंकीज़ भी हैं, एप्स भी एंड ह्यूमंस भी। नेक्स्ट मोड ऑफ लोकोमोशन इन मैमल्स इज़ डिजिटिग्रेड. In this case, the group of mammals in digitigrade are going to move with the support of their digits. यानी कि ये अपने जो हमारे केस में हमारे पाँव के जो उंगलियों वाला रीजन है, डिजिट्स जिनको हम कहते हैं, ये सिर्फ उनके ऊपर सपोर्ट के तौर पर अपनी बॉडीज़ को मूव करते हैं, और इस वजह से इनकी जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। ये हमें मोस्टली जंपिंग मोड में इनकी मूवमेंट नज़र आती है, सच एज इन केस ऑफ रैबिट्स एंड रोडेंट्स, जो अपने डिजिट्स के ऊपर अपनी पूरी बॉडी को सपोर्ट करके हॉपिंग मोशन में या फास्ट रनिंग के मोशन में हमें लोकोमोशन दिखाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ अंग्लीग्रेड. अंग्लीग्रेड हमारे पास वो मैमल्स हैं विच मूव ऑन द टिप्स ऑफ देयर टोज, जिनको उन्होंने इवॉल्व किया हुआ होता है या मॉडिफाई किया हुआ होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे डेयर के केस में हमें हूफ्स नज़र आते हैं. सो दीज वर द डिफरेंट ways of locomotion in different vertebrate animals. I hope you understood today's lecture well, and I will see you in the next lecture, inshallah. Allah Hafiz.